प्रिय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में आज फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या जो पूछे जाएंगे उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट हम आपके साथ में लेकर के आए हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताएंगे जिनको आपको कवर अप करना है ताकि आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें। और जितने भी टॉपिक इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं उन सभी टॉपिकों को भी हम साथ साथ में तैयार करते चलेंगे ताकि कम समय में आपकी अधिक से अधिक तैयारी हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं समय को ना गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर, सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी की वजह से होता है। यानी कि एक विकासशील देश में बेरोजगारी की वजह से क्या होता है यह आपको बताना है। तो क्या होता है, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी होती है। उत्पादन के पूरक कारकों की कमी होती है, यह नोट करके चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका है अर्थव्यवस्था का, अर्थात इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। इकोनॉमी आपने पढ़ी नहीं होगी तो इसलिए जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान करके नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। तो मौसम विज्ञान केंद्र भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है लद्दाख में। लद्दाख में स्थित है, ठीक है जी। और लद्दाख में कहाँ पर, यह लेह में स्थित है। कहाँ पर, लेह में। और कितनी ऊंचाई पर है, 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख के लेह में। अगला क्वेश्चन नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशील विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी, यह की थी आपकी धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। देखिए इसके बारे में थोड़े और फैक्ट जान लेंगे। 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश के शासक धर्मपाल द्वारा विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह बिहार के आधुनिक शहर भागलपुर में स्थित है। तो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, भागलपुर में स्थित है। यह पाल साम्राज्य के दौरान नालंदा के साथ भारत में बौद्ध शिक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यह तांत्रिक बौद्ध धर्म के बौद्धिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यह इससे संबंधित फैक्ट है, इसको भी नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। ओरेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था, वह कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का, तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिंटन। तो लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल की बात करें तो 1876 से लेकर के 1880 के बीच में लॉर्ड लिंटन का कार्यकाल है। इसको पैन नेम ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म इनमें सुमेलित नहीं है, देखिए एटना इटली में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है, जापान में पड़ता है। पोपा कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। लेकिन कराकाटोआ कहाँ पर पड़ता है, यह कराकाटोआ आपका मलेशिया में ना पढ़कर कहाँ पर पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में पड़ता है। क्लियर हो गया इतना। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर का पठार। देखिए छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी पारसनाथ है। कौन सी चोटी है, पारसनाथ है। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। देखिए यह झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी छोर पर पार्श्वनाथ श्रेणी में स्थित है। यह झारखंड में सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। पहाड़ी पर निर्मित शिखरजी जैन मंदिर, कौन सा मंदिर है, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है। शिखरजी जैन मंदिर है। इस पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है, शिखरजी जैन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वह समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धोने के सोडे के उपयोग होता है। धोने के सोडे का उपयोग किस में होता है, यह आपको बताना है। तो धोने के सोडे का उपयोग होता है आपका, यहाँ पर देख लेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सही है इसका,
और इसमें क्या क्या दिया गया, देखिए धोने के सोडे का उपयोग इसमें क्या हो जाता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी किया जाता है। क्या किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है, और घर में सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 9 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, नहीं यह बात गलत है बिल्कुल, इनके दूसरा गलत हो गया। तीसरा, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, उसने कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण की हो। ठीक है जी, इनके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उन का 3 सही है, फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संसद को भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए, भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, या वर्ष में 4 बार। तो कौन सा सही है, वर्ष में 2 बार भारतीय संसद को कम से कम मिलना आवश्यक है। और कौन से अनुच्छेद में दिया गया, आर्टिकल नंबर 85 में दिया गया है, राष्ट्रपति को एक निश्चित अंतराल पर प्रत्येक संसद के सदन को आहूत करने का अधिकार देता है। कौन सा, अनुच्छेद नंबर 85 नोट करके चलेंगे। आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है छद्रोंत। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं वे। तो वह कहलाते हैं आपके समरूप अंग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है किसी विद्युत पदार्थ का प्रतिरोध ओम में कितना होगा यदि इसमें से 0.2 धारा प्रवाहित हो तथा विभवांतर 8 वोल्ट हो, तो कितना होगा इसका, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40 ओम होगा। इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा आई बराबर के वी अपॉन आर वाला, अर्थात वी बराबर आई आर वाला इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, अर्थात 8 बटे कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा निकल करके 40 ओम निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए 14 में क्या कहा गया, पृथ्वी के घूर्ते त्वरण का मान होगा, पृथ्वी के घूर्ते त्वरण का मान होगा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है पृथ्वी के घूर्ते त्वरण का मान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत के साथ साथ एशिया में हीरे की खान वाला एकमात्र राज्य, यानी कि पूरे एशिया में ही एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2020 में भारत में हीरो का उत्पादन कुल 28,000 कैरेट से भी अधिक रहा था। इस फैक्ट को भी नोट करके चलें। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे के केबलों और जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है यह, और उपग्रहों से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कहा गया है, भारत का पहला उपग्रह था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इससे संबंधित एक और फैक्ट को नोट करके चलेंगे, आर्यभट्ट जो है सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, और कब, 1975 ईस्वी में यह प्रक्षेपित किया गया था। और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया आर्यभट्ट, ये भी फैक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोमसांग, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोमसांग त्यौहार मनाया जाता है। तो लोमसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो सिक्किम राज्य में लोमसांग त्यौहार मनाया जाता है। जो त्यौहार अटपटे होते हैं, जो आपने कभी सुने नहीं है, उनको ध्यान से देख लेंगे, हो सकता है शायद उन्हीं से संबंधित पूछ। लोमसांग त्यौहार भी आप शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो इसको नोट करके चलेंगे। लोमसांग त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, पहला अफगान युद्ध कब हुआ। पहला अफगान युद्ध, इसका सभी को पता होगा, 1839 ईस्वी में पहला अफगान युद्ध हुआ था, और भारत और अफगानियों के बीच में यह युद्ध संपन्न हुआ था, यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति कौन सी थी। तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति कौन सी थी, तोलका प्रियम। कौन सी थी, तोलका प्रियम।
अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 21 को नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, जर्मन स्पेस को आर्मिस्टाइल संधि पर हस्ताक्षर किए और पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे और कब किए थे जर्मन ने? 21वें का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 11 नवंबर सन 1918 ईस्वी को। 11 नवंबर सन 1918 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन 12 केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थित है? आपको पता होगा, बहुत बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। और कटक कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 423 में क्या कहा गया है, देखिए एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ। एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ कब हुआ था भाई? तो यह हुआ था आपका टोक्यो में सन 1958 ईस्वी। कहाँ पर? टोक्यो में सन 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 भारत दालों का उत्पादक है। भारत दालों का उत्पादक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सबसे बड़ा। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि भारत में सबसे अधिक दालें उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, वायुसेना में एयर कोमोडोर इससे एक पद ऊंचा होता है। तो किससे एक पद ऊंचा होता है? ग्रुप कैप्टन से ऊंचा यह एक पद है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखेंगे, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से संबंधित है। सन 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, देखिए बीजापुर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो बीजापुर और गोलकुंडा को आप देख लेंगे जरूर इतिहास की दृष्टि से। बीजापुर इसके लिए जाना जाता है। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? बीजापुर में क्या है आपको सभी को पता होगा, बीजापुर में क्या है? गोल गुंबद है। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर कहाँ पर स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद का निर्माण कब किया गया था? यह भी पूछा सकता है। सन 1656 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? दिवंगत शासक को इसमें दफना दिया गया था। जो दिवंगत शासक था उसको दफना दिया गया था। इस भवन का निर्माण वास्तुकला दक्खन हिंद इस्लामिक शैली में किया गया है। यह भी नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, राष्ट्रगीत पहली बार इस वर्ष गाया गया था। राष्ट्रगीत पहली बार किस वर्ष गाया गया था? सन 1911 ईस्वी में राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। 27 दिसंबर सन 1911 को राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। और कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। इसको भी नोट करके चलना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, 1986 में द लिटिल बैलेंस या ला बेलेस्टिक पुस्तक किसने लिखी थी, इसके बारे में आपको बताना है। 29 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, गैलीलियो गैलीली ने यह पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखेंगे। 30 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई थी, यह आपको बताना है। 30 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, यह पूछ लिया गया आपसे। तो कहाँ पर स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 32, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? 33 का ऑप्शन नंबर सी, कर्मा मथुरा। कर्मा जो है मथुरा का नहीं है। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र और मिर्जापुर का है। नोट करेंगे कर्मा कहाँ का है। कर्मा नृत्य है सोनभद्र और मिर्जापुर का। जबकि देवा बाराबंकी का है। देवा नृत्य बाराबंकी का है। आल्हा जो है महोबा का है। कजरी मिर्जापुर का, बिल्कुल सही है। लेकिन कर्मा कहाँ का है? कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर का है। यह आपको नोट करके चलना है। इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट अवस्थित है। तो यह कहाँ पर अवस्थित है आपका? यह आपका कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पर? कानपुर जिले में, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में यह अवस्थित है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? सन 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, इसमें एक चित्र दिया गया है, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? तो यह ट्रैफिक से संबंधित क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलेंगे। यह क्या दर्शाता है? दोनों तरफ पार्किंग है।
पार्किंग लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, दोनों तरफ पार्किंग है, आप कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म, देखिए बहुत बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, शायद आपने रट भी लिया होगा, कई सारे एग्जाम यदि आपने दिए हो तो वहाँ पर नोट करने में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, कौशाम्बी में स्थित है जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का क्या कहा गया है। 37 में कहा गया है ढोला व रागनी। ढोला लोकगीत लोकप्रिय, ढोला लोकगीत के लोकप्रिय कहाँ पर है, यह आगरा और मेरठ में प्रसिद्ध है, आगरा और मेरठ में यह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह आपको बताना है। 38 का क्वेश्चन नंबर 4 चौरस नृत्य गोरखपुर का नहीं है, चौरस नृत्य कहाँ का है आपका। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। भारत कला भवन वाराणसी में है, नोट करके चलेंगे भाई इनको। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, बिल्कुल नोट करके चलेंगे। नौचंदी मेला मेरठ में, नोट करके चलेंगे। भारत कला भवन वाराणसी में, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य कहाँ पर है, चौरसिया नृत्य जौनपुर कहाँ पर है, गोरखपुर में ना होकर कहाँ पर है, जौनपुर में, कहाँ पर है, जौनपुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हिंदी का टेस्ट, देखिए हिंदी के बारे में देखेंगे। हिंदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और यही आपका सिलेक्शन कराएगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपकी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या है आपका, अनुभूति। बोध होना अनुभूति होना दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 42 दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, सही वाक्य कौन सा है आपका। 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पुष्कर का अर्थ क्या है, पुष्कर का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। 41 का ऑप्शन नंबर 4 है, सरोवर होता है पुष्कर का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 42 जटिल का अर्थ बताइए, जटिल का अर्थ क्या है, जटिल का अर्थ है पेचीदा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है, तो सही वाक्य कौन सा है इसमें। 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हम इसके दाम देते, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 48 58 को हिंदी में क्या लिखेंगे, 58 को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया है इसका। 44 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए मृगांक किसका पर्यायवाची है, यह आपको बताना है। 45 का मृगांक किसका पर्यायवाची है, यह आपको बताना है। बताइए किसका पर्यायवाची है मृगांक। मृगांक आपका सुधाकर का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, मृगांक सुधाकर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 46 आग्रह शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या है, आग्रह शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या है, यह आपको नोट करके चलना है। 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह होगा। किस क्रम में पश्च स्वर है, किस क्रम में पश्च स्वर है, यह आपको बताना है। तो पश्च स्वर किस में है, यह आपको बताना है। तो किस में है, 47 का ऑप्शन नंबर 2 ऊ में क्या है, पश्च स्वर है। देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। देखिए ह्रस्व स्वर में यहाँ पर नोट करके चलेंगे, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में क्या होंगे, आ होगा, छोटी ई हो जाएगा, छठा हो जाएगा और रीरी हो जाएगा। दीर्घ स्वर में नोट करके चलेंगे, दीर्घ स्वर में हो जाएगा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ओ हो जाएगा। और संयुक्त स्वर में क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर में नोट करके चलेंगे, ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, नोट करके चलेंगे। और आपका हो गया पश्च स्वर। देखिए पश्च स्वर में क्या क्या होंगे, पश्च स्वर में नोट करके चलेंगे, आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो ये क्या होंगे, पश्च स्वर होंगे। ठीक है जी, इन सबको नोट करके चलेंगे, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है एग्जाम में, यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आएगा। सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अक्षय त्रय अज्ञे किस प्रकार के स्वर हैं, किस प्रकार के सॉरी व्यंजन है, ये व्यंजन है, किस प्रकार के व्यंजन है, स्वर तो है नहीं है, यह क्या है, व्यंजन है। और जब व्यंजन है तो आप बताइए कौन से, अनुस्वार है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है या फिर मूल व्यंजन है। तो कौन से व्यंजन है, 48 का ऑप्शन नंबर 4 है, यह क्या है, संयुक्त व्यंजन है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, किस कर्म में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है 49 का ऑप्शन नंबर 2, उन्हें उन्हें उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए हिंदी में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष में आएगा वह और वे। देखिए प्रथम में क्या आएगा, वह और वे, नोट करके चलेंगे भाई, वह और वे। और द्वितीय में क्या आएगा, द्वितीय पुरुष में आपका आएगा तुम और तुम्हें, तुम और तुम्हें। ठीक है जी। और आपका उत्तम पुरुष में क्या आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा हम, मैं या मुझे। ये किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा, नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप रूप आप अर्थात स्वयं होता है। ठीक है, निज का अर्थ क्या होगा, आप होगा या फिर स्वयं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 51, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? कर्ता कारक कौन से में नहीं है? 51 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, गरीब के निमित्त, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, इसमें क्या है, कर्ता कारक नहीं है। 51 का ऑप्शन नंबर 2। 52, किस क्रम में प्रेरणार्थ क्रिया है? प्रेरणार्थ क्रिया किसमें? 52 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। सुरेश ने सूरज को बुलाया में क्या क्रिया है, क्या क्रिया है, प्रेरणार्थ क्रिया है। किसको बुलाया? सुरेश ने सूरज को बुलाया है। प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में नोट करके चलेंगे। प्रेरणार्थ क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता के स्वयं करने का बोध न होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध हो। देखिए सुरेश ने सूरज को बुलवाया, सुरेश ने सूरज को बुलवाया, यानी कि बुलवाया है, बुलवाया किसी किसी और से। यदि बुलाया होगा तो फिर इसमें प्रेरणार्थ क्रिया नहीं होगी, नोट करके चलेंगे। 53 देखेंगे, 53 में क्या पूछा गया है, किस क्रम में समास का सही विग्रह हुआ है? कौन से क्रम में समास का सही विग्रह हुआ है? यहाँ पर 53 का ऑप्शन नंबर 3 है, पतिव्रता। पति का व्रत लेने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? पतिव्रता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? परम प्लस तू, इनके परंतु। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? गुण संधि किस में नहीं है? भू धर्म में गुण संधि नहीं है, जबकि हितेच्छा, परीक्षित और मानवेतर में क्या है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए पुरस्कार से संबंधित यह क्वेश्चन संभवतः हो सकता है। 55 के बाद में आपका आएगा 56। देखिए 56 इसमें दिया गया एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। 2 मिनट समय देकर इसको जरूर देखना है, क्योंकि इससे आपके 5 में से 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे जो आप सही कर दोगे। यदि आपको नहीं भी आता होगा तब भी आप इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसको सही आप कर दोगे, मुझे उम्मीद है पूरी, जो कि आपके एग्जाम में आपके तैयारी को एक नया आयाम देगा। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, यह आपको बताना है। 56 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया है, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों के बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो यह किसने दी थी? 57 का ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका की विजय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 58, एटम बम की अपार शक्ति का प्रभाव प्रथम अनुभव कहाँ पर किया गया था? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 51, 58 का ऑप्शन नंबर, सॉरी 2 क्वेश्चन अभी और भी तो हैं इसमें। 58 का देखिए, जापान की अजय शक्ति की पराजय, जापान की अजय शक्ति की पराजय पर किया गया था इसमें, क्योंकि जापान अजय था, वह उसको आसानी से हारा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने उस पर अटैक किया तो उसकी हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, बड़े बड़े देश विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? बड़े बड़े देश विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी सेनाओं में कटौती के लिए। 59 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि, आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए विनाशकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस भाषा के लिए, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह आपको बताना। 61 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया है, मलयालम, मलयालम भाषा के लिए सन 1995 में।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र की डैश, इसमें मैं ही देशवासियों की नीयत है, वाक्य को पूरा करें। तो 62 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्रगति और उन्नति। अगला क्वेश्चन दिया गया 63, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या है। 63, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या है, उर्मी है। क्या है, उर्मी है। तरंग के अन्य समानार्थी शब्दों को भी नोट करके चलेंगे। लहर हो गया, हिलोर हो गया, वीची हो गया, वेग हो गया और प्रवाह भी तरंग के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है, कौन सा अर्थालंकार नहीं है, यह बताना। 64 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया है, श्लेष में को अर्थ, श्लेष क्या है, एक अर्थालंकार नहीं है। श्लेष अर्थालंकार नहीं। देखिए अर्थालंकार कौन से हैं, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, विभावना हो गया, विरोधाभास कौन से अलंकार हैं, अर्थ अलंकार हैं। और शब्द अलंकार कौन से होंगे, नोट करके चलेंगे। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया और श्लेष हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा। 65 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, मैंने यह कब बोला है, ये मैंने यह कब बोला, तो यह शुद्ध वाक्य है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, टाल मटोल करना। अगला क्वेश्चन है 67, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छाव, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो यह पंक्ति दी गई, इसमें पूछा गया है आपका अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार। तो 67 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। विभावना में कारण के बिना ही कार्य हो जाता है, यानी कि कोई कारण नहीं होगा लेकिन फिर भी कार्य हो जाएगा। तो कौन सा अलंकार होगा वहां पर, विभावना अलंकार होगा। 68, भक्ति का प्रसिद्ध रेखांकित है स्थित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 68 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भक्ति महादेव वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है। 69, कर्षण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कर्षण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है, कर्षणा। क्या है, कर्षणा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माटी की मूर्तें किसने लिखी। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। 70 का ऑप्शन नंबर 3, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है भाई, 33 है संचारी भावों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 72, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है। 72 में अपहनुति अलंकार किस में है आपका। 72 का ऑप्शन नंबर 4, यह चंद्र नहीं मुख है। यह चंद्र नहीं क्या है, मुख है, अपहनुति अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है 73, 24 मात्राओं की दो पंक्ति वाले छंद को क्या कहा जाता है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा, दोहा कहा जाता है। अमृत प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। अमृत प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। 74 का ऑप्शन नंबर 3, पंजाबी भाषा की। क्वेश्चन नंबर 75, आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन है। तो आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन है, आपको यह बताना है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियों को भी नोट करके चलेंगे। पहली पुरस्कार है, दूसरी ममता है, तीसरी छाया है, चौथी मधुआ है, पांचवी देवव्रत है और छठी जो है प्रतिध्वनि आदि है। तो हिंदी का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो सभी वर्ष का जो आप अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पर संख्या योजन है, अर्थात इसमें आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख के चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको खुद से सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपको इससे संबंधित यही पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप हाई लिख कर सेंड कर देंगे और अपना नाम सेंड कर देंगे। तो इसकी पीडीएफ विद आंसर की के साथ में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9084 041 022। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिखकर सेंड कर देंगे। इस पर कॉल नहीं जाएगी, केवल आपको व्हाट्सएप पर हाई लिखकर ही सेंड करना है। तो यह पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। जब यह पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी तो फिर आप इसको आप खुद से सॉल्यूशन कर लेंगे और खुद से सॉल्यूशन करने के बाद में इसकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हम हमारे साथ में बने रहें ताकि हम कम समय में ही आपकी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें और 2024 में आप वर्दी पहने। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।